हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। पहला हमारा टॉपिक है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। देखो पहले थोड़ा न्यूज़ समझ लेते हैं। न्यूज़ ये है कि इंडियन की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो एक छोटा सेटलमेंट साइकिल की तरफ जा रही है जिसका नाम क्या है, T+1 सेटलमेंट। और इंडिया अब चाइना के बाद दूसरी ऐसी कंट्री बन जाएगा जहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये T+1 आखिर है क्या। देखो टी यहां पे मीनिंग होता है ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट कह लो या फिर ट्रेड डेट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप ना शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, इस तरह की चीजें करते हो या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन करी ना उसको क्या बोलते हैं, टी। ठीक है, पर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के अंदर, सारा कुछ सेटलमेंट होने के अंदर कितना टाइम लग गया, तो यहां पर उसका नाम है T+1। कहने का पॉइंट क्या, अगर आपने आज मान लो ट्रांजैक्शन शुरू करी ना, तो ये क्या हो गया, टी डेट। इसके एक दिन के अंदर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो हम क्या कहेंगे कि T+1 के अंदर सेटलमेंट हो गया है। जैसे अगर T+1 होगा तो मान लो अगर कस्टमर ने शेयर खरीदे हैं वेडनेसडे को, तो उसके एक दिन के अंदर अंदर +1 है ना, यानी कि थर्सडे के अंदर अंदर क्या होगा, थर्सडे से पहले उसके अकाउंट के अंदर, जो कस्टमर के डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मीनिंग होता है T+1। अगर मैं बात करता हूं सर T+2 की, उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपली ये है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के 2 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। तो यही पॉइंट है। पहले हम कहां पर थे, T+2 के ऊपर थे, अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, T+1 की तरफ कर रहे हैं। तो 24 घंटे, 24 जो बेसिकली एक तरह से वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो हो क्या रहा है, पहले ज्यादा टाइम लगता था, पहले 2 दिन लगते थे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के अंदर, अब विद इन 1 वर्किंग डे चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब खुद सोचो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है। द आंसर इज ये एक अच्छी चीज है। रीजन क्या है, पहले ना आपने ट्रांजैक्शन शुरू करी, फिर 2 दिन तक ना ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई। 2 दिनों तक क्या हुआ, आपको शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिली, उसकी प्रॉपर, एक तरह से प्रॉपर वो कंप्लीट नहीं हो पाया ट्रांजैक्शन। तो 48 घंटे के लिए आप थोड़ा कंसर्न रह सकते थे, पर अब उस टाइम को हमने काफी कम कर दिया है, 1 दिन तक कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका ब्रोकर है वो कहीं आपको शेयर्स की डिलीवरी ना करे या फिर ना पे करे, ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर आपको लगती हैं तो यहां पर वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने 48 आवर वाली चीज को 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, आपके अकाउंट में अगर मान लो आपने कोई शेयर्स आपने बेचे हैं, तो आपके पास कम टाइम के अंदर पैसा आ जाएगा ना, तो आपके पास क्या हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। तो हमारी शेयर मार्केट्स के लिए काफी अच्छी चीज है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि वोलेटाइल मार्केट के अंदर सेटलमेंट आसानी से हो सकती है। ये सारे बेनिफिट इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ ही एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, शेयर आराम से डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए आसानी हो पाएगी, और तेजी से चीजें रेमिटेंस, उनका फास्टर फंड रेमिटेंसेज देखने को मिल जाएगा। तो कहने का पॉइंट क्या था, T+ सेटलमेंट सिस्टम किससे रिलेटेड है, आपके जो शेयर्स वगैरह होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन का पूरा सेटलमेंट, वो कंप्लीट कब तक हो जाएंगी ट्रांजैक्शन, उसके बारे में। पहले T+2 की तरफ थे, अब T+1 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, राइट। इस तरह के कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे इकोनॉमी से रिगार्डिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया ये इंपोर्ट कवर कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, इसका मीनिंग क्या है। देखो अगर आपको नहीं भी पता ना, आप तब भी गेस लगा सकते हो। यहां पर इंपोर्ट कवर का मीनिंग क्या होता है कि कितने महीने तक आपके जो रिजर्व्स हैं, जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो कितने महीने तक इंश्योर कर पाएंगे आपके इंपोर्ट के इक्विवेलेंट। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप नोटिस करो, तो एक टाइम था 1991 के आसपास, जब सिर्फ 15 दिनों का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ था कि उतना ही हम इंपोर्ट करवा सकते थे। पर आज के टाइम पर हमारे पास नियरली 1 साल के आसपास कहीं पे नंबर है। तो इंपोर्ट कवर यही हमें बताता है कि कितने महीनों का इंपोर्ट हो सकता है, जो कि एक कंट्री अपने रिजर्व्स के थ्रू उनको पे कर सकती है। जिसी का मीनिंग क्या है, इंपोर्ट कवर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, डिमेंशिया से रिलेटेड। अभी देखो एक रिपोर्ट है, ठीक है, इसके रिपोर्ट के बारे में और भी अपडेट्स आए हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक बात नोटिस करने को मिलेगी, जो इंडिया में नियरली 50 लाख लोग ऐसे हैं जो डिमेंशिया से कहीं ना कहीं, जो जिनको डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया होता क्या है, देखो कई बार ना आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो एल्डरलीज होते हैं उनके अंदर कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार थोड़ा मेमोरी लॉस हो जाता है, कि उनको चीजें याद होती हैं पर अच्छे से याद भी नहीं होती।
कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं, इस तरह की कई बार चीजें देखी होंगी ना किसी आपने एनालिसिस के अंदर, ठीक है। कई बार कोई चीज पढ़ी उसको हम भूल गए, ठीक है, वोकेबलरी कम हो गई, कई बार एक्सप्रेस नहीं हम कर पा रहे चीजों को, ठीक है, कई बार माइंड जो होता है एब्सेंट माइंडेड हो जाता है पूरा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ गई है तो उनको रिटेन नहीं हो पाती, ठीक है, कुछ नए वर्ड्स को रिकॉल करने में दिक्कत आती है। ये सारी चीजों को ही एक तरह से हम इसके सिम्टम्स होते हैं किसके, डिमेंशिया के, एक तरह के ना आपके ब्रेन्स के साथ लिंक्ड है। कोई हो सकता है या तो इंजरी होगी, कुछ डिजीज होगी, या फिर अगर आप थोड़े एल्डरली हो गए या फिर कुछ ज्यादा एज हो चुकी है तो वहां पर ये चीज देखी जा सकती है। इसके अलावा भी ना जैसे ये मेमोरी लॉस वगैरह मैंने आपको बताया, कुछ कॉग्निटिव स्किल्स, आप कुछ पर्टिकुलर चीज टास्क वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ तरह के मूड स्विंग भी हो सकते हैं, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत उदास हो। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, आपका मन करता है कि मैं अकेले ही रहूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कोई ज्यादा प्यार में कमी देखने को मिल जाती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज डिमेंशिया के साथ लिंक्ड रहते हैं। अब अगर डिमेंशिया को रोकना है तो उसका क्या तरीका है, देखो WHO ने ना एक चीज आइडेंटिफाई करी है कि जो अल्जाइमर डिजीज होती है, दरअसल में अल्जाइमर डिजीज भी ना ये भी एक तरह की न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर ही है हमारा, ठीक है, आपके ब्रेन के साथ ही लिंक है। जहां पर क्या होता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक कर जाता है, ये अल्जाइमर डिजीज होती है। और अल्जाइमर को ही ना डिमेंशिया के साथ लिंक किया जाता है। तो अगर आप अल्जाइमर से बच सकते हो तो डेफिनेटली डिमेंशिया से भी आपका बचा जा सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग को रोकना हो गया, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बाकी एक तरह का साइकेट्रिस्ट हो गया, इस तरह के जो आपके नर्स वगैरह हो गए, ये भी अपना इलाज कर सकते हैं, उससे भी डिमेंशिया से बचा जा सकता है। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार यूपीएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया हमारा ACE2 के बारे में। देखो ये दरअसल में कोई रैंडम वर्ड नहीं पूछा गया, ये कोविड-19 के टाइम पे ना ACE2 वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, इस वजह से पूछा गया। तो ध्यान क्या रखना है, करंट अफेयर्स में जो जो चीज चल रही है ना, हमें उसके रिगार्डिंग एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब जब मैं बात करता हूं देखो ACE2 की, तो ACE2 क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखो ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। और एंजाइम ये वाला क्या करता है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ या तो अपने आप को अटैच कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटेस्टाइन हो सकते हैं, आपके किडनी हो सकते हैं, आपके हार्ट वगैरह के साथ अटैच हो जाता है, उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे इसका बहुत जिक्र हो रहा था। तो यहाँ पर किसके साथ ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड है वायरल डिजीज के स्प्रेड के साथ, ठीक है। आपने देखा भी SARS-CoV-2 के बारे में, तो वो सारी चीजें न्यूज में चल रही थी, उसके साथ ये लिंकेज यहाँ पे बन जाती है। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक का जब लिंक होता है ना, तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की बन जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है लेप्रोसी से संबंधित। अब देखो जो लेप्रोसी है ना, एक तरह का काफी एक मेजर डिजीज है, जहां पर आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, आपका जो स्किन हो गया, आपके जो नर्व्स हो गया, इनको जनरली इफेक्ट करता है। आपने शायद ना कोढ़ के बारे में सुना होगा, जो कुष्ठ रोग होता है, उसी को लेप्रोसी बोलते हैं। तो WHO ने क्या किया है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, इनको बोला है कि जो लेप्रोसी सर्विसेज हैं उनके अंदर जो भी गैप्स हैं उसको आप अर्जेंटली एड्रेस कीजिए, जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना उनको आप सॉल्व कीजिए। अब इस पर्टिकुलर जो बीमारी है लेप्रोसी, इसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में हुआ क्या था, 1873 में इस बीमारी को डिस्कवर किया गया था, तो जिनका डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज इसको बोला जाता है। एक तरह की लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होती है, जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इनके द्वारा करी जाती है, ठीक है ना। और कुछ सिम्टम्स अगर आप नोटिस करो तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फिंगर्स और टोज के अंदर सेंसेशन नहीं होता, मतलब कि आपको टच कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसी चीज के साथ में हो जहां आपको दर्द होना चाहिए पर आपको दर्द फील ही नहीं होता, सेंसेशन खत्म हो जाती है। इसी को कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ बोलते हैं। तो एक तरह की ये सीरियस, एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज आप इसको मान सकते हो। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपका हमेशा नाक बहती है, ठीक है, आई प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, मसल वीकनेस हो गया, रेडिश स्किन हो गया, ये सारे मुद्दे भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ध्यान एक इंपॉर्टेंट चीज पे देना है कि ये ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स होती है ना, कि आपने सामने वाले पर्सन के साथ एयर बॉर्न ड्रॉपलेट एक्सचेंज हुई, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही आप ना ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गया, नर्व डैमेज हो गया, स्किन की प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा रहा था, तो स्किन की जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। पुअर आईसाइट हो गया, ये भी इसके साथ लिंक्ड है। इसका देखो ट्रीटमेंट क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, जैसे फॉर एग्जांपल रिफाम्पिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बन जाती है आपके ट्यूबरक्लोसिस के साथ भी इसको आप कई बार लिंक किया जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्रग्स के थ्रू इसको आप क्योर कर सकते हो। देखो नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इन मेडिकेशन के, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यूपीएससी आपको कई बार ना ये पूछ लेगा
कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। शायद मेडिकेशन ना पूछे बट ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इवन देखो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, तो साइंस टेक के काफी सारे टॉपिक्स हो गए, डिजीजेस के रिगार्डिंग देख लिए। एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये किससे लिंक्ड है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रिगार्डिंग। अब देखो जैसे नालसा के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट से कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे वीकर सेक्शंस होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है ये? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। क्या ऐसा ही? द आंसर इज यस। दरअसल में इसको बनाया ही इस वजह से था, एक तरह की ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमने एक एक्ट पास किया था, ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। एक तरह के एक्ट से हमने इसको बॉडी को बनाया है ताकि इंश्योर किया जा पाए जो वीकर सेक्शन ना उनको लीगल सर्विसेज का एक्सेस हो पाए, उनको मतलब ऐसा ना हो कि किसी को पैसों की कमी की वजह से वो अच्छी लीगल सर्विस को अवेल ना कर पाए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास नालसा है। इसके साथ ही ये जो अलग अलग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना उनको कुछ गाइडलाइन भी देता है कि जो अलग प्रोग्राम्स है उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि भैया दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज भारत पर्व। अब ये क्या है? पर्व का मीनिंग तो आप जानते हो, एक तरह का फेस्टिवल होता है, एक तरह का इवेंट होता है। जो रेड फोर्ट लॉन्स है ना वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया था, इस पर्टिकुलर भारत पर्व को। ध्यान क्या देना है कि 6 दिन का ये इवेंट है। अभी 26 जनवरी को, ठीक है, 26 से लेकर 31, 6 दिन बोले ना, तो 26 से लेकर 31 तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्ड में इसको रेड फोर्ट के सामने जो ज्ञान पथ हो गया, लॉन्स हो गया, वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देखो नाम में ही क्या है, भारत। तो भारत के क्या अंदर क्या है? बहुत डाइवर्सिटी है। हमारा जो कल्चर है इतना ज्यादा है, चाहे आप बात कर लो फूड की, बात कर लो ट्रेडिशन की, बात कर लो, एक तरह की जो फ्रीडम की स्पिरिट है वो भी देखने को मिलती है। तो इन्हीं सारी चीजों को शोकेस किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा ना हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे देखो अपना देश, एक तरह की हम टूरिज्म को हम ना प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ऊपर से इस साल 2023 में जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया के पास है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पर हम बात करते हैं एक तरह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, हमारा कल्चर जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसकी बात कर लो। तो ये सारी चीजों का प्रमोशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये भारत पर्व जोन, ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एरिया है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आप जानते हो, तो इसमें कोई भी इस तरह की चीजें यूज नहीं की जा रही। कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू है सर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू, ठीक है। तो जो रिपब्लिक डे के अंदर अलग अलग झांकियां वगैरह दिखाई जाती हैं, जो अलग अलग टेबल्स वगैरह दिखाए जाते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे जो सबसे बेस्ट है उनको यहाँ पे शोकेस किया गया, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुई, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिली हैं। पर एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको एक तरह का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, प्लस मेंस में भी इसको एज एन एग्जांपल आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। सोसाइटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रामचरितमानस। देखो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्चुअली में रामचरितमानस को क्रिटिसाइज किया है। हम पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, हमें इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखो ये जो पर्टिकुलर रामचरितमानस है एक तरह की ये पोइम है, ठीक है ना, जो कि रामायणा के बेसिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आप जानते हो, देखो रामायणा किनके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस्ड एक पोइम है रामचरितमानस, जो कि किस लैंग्वेज के अंदर है? अवधी लैंग्वेज के अंदर। तो ध्यान क्या देना है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि जी के द्वारा। पर जब मैं बात करता हूँ रामचरितमानस की, तो जो हमारे 16वीं सदी के भक्ति पोइट थे तुलसीदास जी, उनके द्वारा इसको कंपोज किया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि रामायण किसके द्वारा थी और रामचरितमानस की थी, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स है हमारे हिंदू लिटरेचर का। यहाँ पर टोटल 7 कांड देखने को मिल जाते हैं जो कि भगवान राम और उनकी जिंदगी के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो रामचरितमानस है ना, वो सगुन स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट से रिलेट करता है। अब सर सगुन क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है निर्गुण, एक होती है सगुन। जब मैं बात करता हूं निर्गुण की, निर्गुण का मतलब होता है बिना किसी फॉर्म के, विदाउट फॉर्म, ठीक है, जिनके कोई क्वालिटीज या फिर कोई फॉर्म नहीं होती। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ सगुन की, वो एक तरह की किसी फॉर्म को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डीटी हो सकती है, कोई आइडल हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, कोई इनकारनेशन हो सकता है। ये सारी चीजें सगुन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो निर्गुण के अंदर जैसे आप जानते हो ना, गुरु नानक देव जी के बारे में जानते हो, या फिर आपने कबीर जी के बारे में सुना होगा। तो ये क्या है? ये निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति, निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते थे। वेरे जब मैं बात करता हूँ सगुन की, तो यहाँ पर आप मीराबाई जी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना।
चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, ये सगुन स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ फर्क क्या था, एक मानते थे कि भगवान की कोई फॉर्म होती है, दैट इज सगुन, वेयर ऑन द अदर हैंड निर्गुण के अंदर क्या था, बिना किसी फॉर्म के उस तरह से उसको डिवोशन का तरीका माना जाता था निर्गुण के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क पता होना चाहिए। तो रामचरितमानस सगुन स्कूल से हम बिलोंग कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो पर्टिकुलर इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इनको अलग अलग टाइटल्स के साथ बोला जाता है। लिविंग सम ऑफ इंडियन कल्चर, हमारी मेडिवल इंडियन पोइट्री का सबसे टॉलेस्ट चीज को माना जाता है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट बुक ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। तो इस तरह के अलग अलग चीजों से बात करी जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये पोइम के रिगार्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहो तो इनका एक्चुअल में जो ओरिजिनल नाम था वो राम बोल दुबे जी था। ठीक है, हिंदू सेंट रहे हैं, पोइट रहे हैं, जो इनका भगवान राम के लिए डिमोशन था उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छे से जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने देखो आप नोट कर सकते हो, संस्कृत हो गया, अवधि हो गया, यहाँ पर अलग अलग काम किए हैं। और इंपॉर्टेंट क्या था, हनुमान चालीसा आप में से कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, रामचरितमानस इनके लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जाना जाता है, जो कि इन्होंने कंपोज करी थी गंगा के बैंक्स के अंदर इन वाराणसी। ठीक है, तो ज्यादातर इनकी जिंदगी वाराणसी अयोध्या वहीं पर बीती है। और जो मुगल एम्पर अकबर थे उनके कंटेम्प्रेरी थे उसी टाइम में देखने को मिला है। अभी बात करी थी ना 16वीं सदी में, तो आप देखना जो अकबर का टाइम कौन सा था, वो भी तो इसी टाइम के अंदर देखने को मिले थे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। जो वाराणसी के अंदर तुलसी घाट है ना, वो तुलसीदास जी के नाम के ऊपर ही है, तो इन्हीं के नाम के ऊपर है। इन्होंने संकट मोचन, ठीक है, किसको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं ना संकट मोचन, तो हनुमान जी के लिए संकट मोचन जो टेम्पल था वो भी इनके लिए डेडिकेटेड किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं, विनय पत्रिका हो गया, गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, साहित्य रत्न हो गया, हनुमान चालीसा तो हमने पढ़ ही लिया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल और वैराग्य संदीपानी, ये यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो काफी डिटेल में डिस्कस किया हमने रामचरितमानस को भी और जो तुलसीदास जी थे उनके बारे में भी। ठीक है, तो ये 5 मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ताकि हम चेक कर पाए कि आपने जो चीजें पढ़ी उनको आप रिटेन रख पाए या नहीं रख पाए। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनके मैं क्विकली आपको मैं आंसर बता देता हूँ। कल नहीं, एक्चुअल में आई थिंक हमने सैटरडे को डिस्कस किया था, उनके आंसर बताता हूँ। तो पहला था इडुक्की डैम, क्या ये पेरियर रिवर के ऊपर ही है, द आंसर इज यस, ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा था ESCR होटल, ठीक है, ये पढ़ा था ना SCR, या भूल गए हो, SCR क्या था, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल, ठीक है ना। तो यहां पर हमने पढ़ा था ई का मतलब क्या था, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था। तो इन पर्टिकुलर चीजों का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था इन रिपोर्ट्स का। किसने लॉन्च किया था, क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थी, नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही करा था एक तरह से। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या इसमें रेमिटेंसेस इंक्लूड नहीं होते। देखो मैंने अच्छे से बताया था आपको कि जो होता है क्या, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, जो अलग अलग हमने इन्वेस्टमेंट करी है उनके ऊपर कुछ तरह की अगर अर्निंग आती है तो वो यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा जो नेट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हो गया वो हो गया, तो रेमिटेंसेस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। मैंने बताया था ना कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम चीजें वो इंक्लूड करते हैं जो एसेट और लायबिलिटी के साथ लिंक्ड होती है जनरली, ठीक है, बट यहाँ पर तो नहीं है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर रेमिटेंसेस इंक्लूड होंगी, ठीक है, तो डज नॉट ये गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट चंगथांगी, क्या ये गोट है लद्दाख रीजन के स्पेसिफिक, द आंसर इज यस, ये ट्रू हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या 2005 है, नहीं भैया ये 1905 है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्विकली रिवाइज भी कर लिया हमने 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर की PDF एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पर्टिकुलर PDF को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।